नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शिवाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका पहला पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इस सीरीज में हम क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लास्ट में आप लोगों को देंगे और उसको देखने के बाद आप ये बताइएगा कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं कि थ्योरी के फॉर्म में आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। जो आपके राय होगा, जिसमें मेजोरिटी रहेगी, हम उसी में के तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन लिखें कि आप किस फॉर्म में वीडियो चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कि थ्योरी के फॉर्म में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। पहला बताया गया था कि ये आहार नाल होता है, दूसरा पाचन तंत्र होता है। आहार नाल में हमने बात किया था कि आहार नाल जो होता है वह माउथ से लेकर जो एनस यानी कि गुदा तक का पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं कि आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में आपको बताया गया था माउथ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन को क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल किया जाता है। इसका मुख्य जो पोर्शन में हमने बात किया था कि माउथ एक होता है, सेकेंड आपका ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, इतने पोर्शन होते हैं आहार नाल के। ठीक है, इसमें माउथ की बात कर चुके थे। माउथ में क्या, इसे लार से भोजन का पचना शुरू हो जाता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का फार्मूला क्या होता है, टंग्स क्या होते हैं, उसमें कैसे स्वाद का अनुभव किया जाता है, ये सारे टेस्ट बर्ड वगैरह के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब उसके आगे की वीडियो को हम कवर करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो पोर्शन है आपका, उसमें है ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है, तो ग्रास नली मुख से लेकर आमाशय तक भोजन पहुंचाने की एक नली होती है। यानी कि आपके मुख से, हम बात करें कि मुख से लेकर आमाशय तक भोजन पहुंचाने का एक नली होता है। ठीक है, यानी कि हम भोजन जब खाते हैं मुंह में तो लार के साथ मथा जाता है और लार के मिक्स होने के बाद उस भोजन को आमाशय तक पहुंचाया जाता है। तो माउथ से लेकर आमाशय तक पहुंचाने वाला जो नली होता है उसका नाम क्या है कि वो ग्रास नली कहलाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह लार युक्त एक जो भोजन होता है उसको मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। इससे पूछा जाएगा कि जो ग्रास नली होता है वो भोजन को मुख से लेकर आमाशय तक किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का प्रोसेस जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उस प्रोसेस का नाम है क्रमाकुंचन क्रिया, यानी इसको बोला जाता है पेरिस्टलेसिस प्रोसेस। ठीक है, पेरिस्टलेसिस प्रोसेस या हम कहें क्रमाकुंचन क्रिया के द्वारा। इसमें क्या होता है कि भोजन एक पंप के तरीके से, यानी कि एक जहाँ जाता है वहाँ वो जो नली होती है तन जाती है, फिर उसके बाद पिचकता है, यानी जैसे पिचकारी की तरीके से इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता रहता है, जिसके द्वारा भोजन गले में धीरे धीरे आपके आमाशय तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को याद रखना है कि क्रमाकुंचन प्रोसेस के द्वारा भोजन मुख से आमाशय तक पहुंचता है। ठीक है, अब बात करें आमाशय की, तो आमाशय आपके वक्ष गुहा के बाईं तरफ स्थित होता है। ठीक है, और इस आमाशय की जो भीतरी वाली दीवार होती है उस पर गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जठर रस का स्रावित करती हैं। देखें कि आमाशय में कैसे भोजन का डाइजेशन होता है। तो आमाशय में मुख्य रूप से एक HCl पाया जाता है, उसके साथ पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के डाइजेशन में मदद करते हैं। होता क्या है कि इस आमाशय के अंदर जो पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस होते हैं ये निष्क्रिय फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो रेनिन होता है वो प्रोरेनिन के फॉर्म में होता है, पेप्सिन जो होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो करता क्या है कि HCl के उपस्थिति में जो प्रोरेनिन है वो क्या करता है, रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। HCl की उपस्थिति में प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये दूध के पाचन में सहायता करता है। ऐसे ही पेप्सिनोजन जो है HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोटीन जो होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर पेप्टाइड में बदल देता है
और यही जो पेप्टाइड है आप आगे पढ़ेंगे कि जो एक ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर हो जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोरेनिन होता है HCl की उपस्थिति में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो म्यूकस होता है जठर रस की अम्लीयता को कम करता है। हम बता दें आपको कि जठर रस जो होता है ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, यानी कि इसका pH मान जो होता है वह pH मान होता है 1.8, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अम्लीय है। इसकी अम्लीयता को कम करने के लिए ये म्यूकस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप अपने अमाशय के बारे में याद रखेंगे। आगे बात करें कि छोटी आंत क्या होती है, तो छोटी आंत बस दिखाने के लिए छोटी है, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है। पहला याद रखना है ये कि सबसे बड़ा पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, और दूसरा याद रखना है कि सबसे अधिक भोजन का अवशोषण और पाचन जो होता है वह छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी पार्ट होती है। और भोजन का जो अवशोषण होता है या हम कहें भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भोजन का मुख्य रूप से पाचन या अवशोषण कहाँ होता है, तो आप कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, उसमें आपका पहला पार्ट है ड्यूडेनम, दूसरा जेजेलम, तीसरा एलम। ठीक है, यानी कि ग्राणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ये तीनों पार्ट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कौन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, उसमें आपका ड्यूडेनम, जेजेलम, इलम और ऐसे सीकम या कॉलन वगैरह करके पोर्शन दे दिया रहेगा, उसमें आपको पता रहेगा तभी आप सही कर पाएंगे। ठीक है, इसमें डाइजेशन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। पहला पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत रस, दैट मीन्स बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। पहला जो है पित्त रस से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न यही आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस सबसे पहले कहाँ से सीक्रेट होता है या कहाँ से स्रावित होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पित्त रस यकृत से या लीवर से स्रावित होता है। ठीक है, और इस स्रावित होने के बाद कहाँ पर स्टोर होता है, तो ये पित्ताशय या गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, स्रावित कहाँ से होता है, तो यकृत से, और स्टोर कहाँ से होता है, तो पित्ताशय में। ठीक, और ये प्रतिदिन एक नॉर्मल मनुष्य के अंदर 600 ml स्रावित होता है। ठीक है, पित्त रस। ठीक, आपको विटामिन भी पढ़ाया जाएगा। विटामिन आप जैसे जानते हैं कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। कुछ यानी वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, बाकी आपके ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन होते हैं वे वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं उनका अवशोषण करने में भी ये हेल्प करता है। साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखना है कि पित्त रस में 2 लवण पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम ट्राइकोलोट। ये क्या करते हैं कि भोजन में जो उपस्थित वसा होते हैं उनको जल के साथ मिलाकर छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ देते हैं। यानी भोजन में जो उपस्थित वसा है वो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट के माध्यम से छोटे छोटे बूंदों में तोड़ दिया जाता है, और इस तोड़ने के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि वसा का इमल्सीकरण क्या होता है, तो वसा का इमल्सीकरण में वसा को जल के साथ मिलाकर छोटे छोटे बूंदों में तोड़ दिया जाता है। और इसको तोड़ने में कौन हेल्प करता है, तो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेराकोलेट, ये 2 लवण पाए जाते हैं पित्त रस में जो इमल्सिफिकेशन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप के रस की बात करें जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो उसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस। ये क्या होता है, एक क्षारीय रस होता है। ठीक है, जिसमें 98% जल होता है और 2% एंजाइम होता है। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है। याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, तो कैसे इसमें पाचन होता है, तो इसकी बात करें तो पाचन में आप देख सकते हैं कि
जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें एमाइलेज नामक जो एंजाइम होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अग्नाशय में एमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ऐसे ही ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आप जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है पॉलीमर होता है एमिनो एसिड का। याद रखिएगा, प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, जिसको ट्रिप्सिन की हेल्प से यानी ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के से उसको हम एमिनो एसिड में तोड़ देते हैं। ठीक है। अगला बात करें कि लाइपेज नामक का एक एंजाइम पाया जाता है जो फैट को फैटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तीसरे प्रकार का जो रस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका नाम है आंत रस या इंटेस्टिन जूस। ये हल्का पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है और 2 से 3 लीटर प्रतिदिन एक आदमी के अंदर स्रावित होता है। करता क्या है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज और रिप्सिन। माल्टेज क्या करता है, इसमें माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज यानी चीनी को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में बदल देता है। ऐसे लैक्टेज की बात करें तो लैक्टेज क्या करता है, ये भी ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में बदल देता है। इरेप्सिन की बात करें तो ये डाई और ट्राई पेप्टाइड प्रोटीन जो होते हैं उनको एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। देखिए इसमें लिखे बहुत कम गए हैं कंटेंट, लेकिन जो बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठते हैं और यहाँ से अगर क्वेश्चन बन रहा होता है तो जो हम बोल रहे हैं उससे अवश्य फंसेगा क्वेश्चन, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। मैक्सिमम पोर्शन मैं आपका कवर कर रहा हूँ। देखिए पेन से लिखना पड़ता है और इस सारा मटेरियल तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सारा चीज़ मैं कापी पे मेंशन नहीं करता हूँ। बोल रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसान तरीके से आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है। बड़ी आंत की बात करें, ये भी आपके आंत के वही पोर्शन होता है। इस आंत के 2 पार्ट होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत जो होता है ये 5 फीट लंबी और 2.5 इंच चौड़ी होती है, ये याद रखना है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, पहला है सीकम, दूसरा है कॉलेन और तीसरा है रेक्टम। ठीक है। यानी सीकम, बृहदान्त्र और मलाशय, ये 3 पार्ट हैं मुख्य रूप से बड़ी आंत के। पूछे गए हम जाते हैं ये भी कि बड़ी आंत का कौन सा पार्ट है या कौन सा पार्ट नहीं है, तो याद रखना सीकम, कॉलेन और रेक्टम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। दूसरा चीज़ याद रखना, यहाँ पर कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता। ठीक है। ये काम करता है कि बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करता है और फिर हम इसे मल द्वारा त्याग देते हैं। ठीक है। मलाशय में संचित रहता है और इसको त्याग दिया जाता है। ठीक है। और वो कहाँ रहता है, तो सबसे लास्ट वाले पोर्शन में, रेक्टम में। ठीक है। और ये लास्ट में जल और कुछ खनिजों का अवशोषण भी करता है। ठीक है। तो बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि ये 5 फीट लंबी होती है, 2.5 इंच चौड़ी होती है और इसके 3 पोर्शन होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। और यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित किया जाता है और फिर इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा उसका त्याग कर दिया जाता है। यहाँ पर जल और कुछ खनिजों का अवशोषण भी होता है। ठीक है। और आपको कुछ जान लेना चाहिए यहाँ पर कि जो सीकम होता है, ये सीकम और जो आप पढ़े हैं कि ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, तो उसमें आपको बताया गया था कि पहला जो होता है ड्यूडेनम है, दूसरा जेजेलम है और तीसरा इलम है। तो जो ये आपका इलम होता है यानी जिसे हम क्षुद्रांत कहते थे, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलम वाला पार्ट होता है और जो इसका सीकम होता है ये एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन के जोड़ने में जो हेल्प करता है उसका क्या नाम है, सीकम। यही प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत को बड़ी आंत से कौन सा पार्ट जोड़ता है, तो याद रखना सीकम। यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग वाला होता है छोटी आंत बड़ी आंत का, और छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला जो इलम होता है, इसको जोड़ने में कौन हेल्प करता है, सीकम। ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग कल और आज पढ़े थे उससे। यहाँ पर देखिए आप, पहला प्रश्न है भोजन प्रणाली में सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या होता है।
यानी कुल मिला के ये आप पूछना चाहता है कि सबसे अधिक भोजन का डाइजेशन कहाँ होता है, या सबसे अधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है, या सबसे अधिक भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। हमने कहा था कि देखिए जो छोटी आंत होती है बस कहने के लिए छोटी हैं, सबसे अधिक भोजन का पाचन यहीं पर होता है, सबसे अधिक अवशोषण भी यही होता है और सबसे बड़ा पार्ट भी यही होता है। ठीक है, इसके 3 पोर्शन होते हैं, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुलम और तीसरा इलम। ठीक है, मुझे लगता है कि आप हमारी बात अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप कभी भी ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके, शरीर में मौजूद सबसे सख्त या हम कह सकते हैं सबसे कठोर सामग्री का नाम बताइए। तो आपको कल ही बताया गया था सबसे कठोर जो पार्ट होता है वो आपके दांतों में पाया जाता है, जिसका नाम एनिमल होता है। यानी दांत का जो सबसे ऊपरी वाला पोर्शन होता है उसका नाम क्या है, एनिमल होता है। ठीक है, तो हमने दांत के कितने प्रकार होते हैं ये बताए थे, कितने दांत होते हैं, बच्चों में कितने दांत होते हैं उसके फार्मूला भी बताए थे। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन नोट करिए और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि बच्चों के लिए दांत का फार्मूला क्या होता है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, बच्चों के लिए दांत के फार्मूले का सूत्र क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में किस हिस्से में भोजन को अवशोषित होता है। फिर वही प्रश्न है, बस शब्द एक अलग तरीके से यूज किया गया है, शब्दों को घुमा दिया है। तो देखिए यहाँ पर भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और यहाँ पर भी देखिए सबसे अधिक अवशोषण की बात करें तो कहाँ होता है, छोटी आंत में, जिसके 3 पार्ट होते हैं। याद रखिएगा, मैक्सिमम हमारे प्रश्न पूछा जा चुका है कि छोटी आंत की 3 पार्ट क्या हैं, तो उसमें ड्यूडेनम, जेजुलम और इलम। ऐसे बड़ी आंत के 3 पार्ट क्या होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। 1 से 2 बार पढ़ेंगे, या आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अगर बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ज़रूर ये बताइए कि आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं कि थ्योरी के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं। और जो मैंने प्रश्न बताया है कि बच्चों के लिए दांतों का फार्मूला क्या है, तो ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें। और एक प्रश्न और नोट करिए, जो हमने बात कर चुके थे, जो कल पढ़े थे, उसमें आप बताएंगे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये प्रश्न और इसके पहले जो प्रश्न बोला गया, इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं और बेल